Bismillahirrahmanirrahim. Today we have start our journey towards the astronomy in Islam. कुरान पाक की कौन कौन सी आयतें एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करती हैं और किस तरह से रिलेट करती हैं, नासा का जो इल्म है उसके ज़रिए से और थोड़ा सा कुरान के ज़रिए से। आगाज़ से इंतहा तक का जो सफ़र है, हमारे दिमाग जितना समझ पाया या इंसान की जितनी काबिश है, उसमें एक छोटा सा शेयर करूंगी आपके साथ। आज की साइंस के मुताबिक हमारी ज़मीन एक बहुत बड़े धमाके से वजूद में आई है, मगर कुरान ने इसका जिक्र 1400 साल पहले किया था, जब इंसान के पास किसी भी किस्म का फल्की और साइंसी इल्म नहीं था। और 21वीं सदी आज इसको सच मानती है, इसकी मुकम्मल तायीद भी करती है। और कायनात में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें स्पेस और टाइम वजूद में आए, जिसे बिग बैंग कहते हैं। क्या हमारी ज़बान में इसको हम बिग बैंग कहते हैं। 15 खरब साल पहले हुआ था ये, और ये एक वाहिद नुक्ते से, सिंगुलैरिटी जिसको हम कहते हैं, वाहिद नुक्ते के जरिए धमाके से पूरी कायनात वजूद में आ गई। जबकि इस धमाके से पहले मादा, मैटर नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, ना ही पावर, ताकत, एनर्जी थी, कभी कोई वजूद नहीं था। आज की मौजूदा साइंस के मुताबिक ये चीज़ें तख्लीक की गई हैं। मौजूदा दौर की इस अजीम शान तख्लीक को कुरान ने 1400 साल पहले इन अल्फाज में बयान किया। क्या ये नहीं देखते कि सब आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए हैं, यानी एक नुक्ते में बंद थे, तो हमने इसको फाड़ कर जुदा कर दिया। इस वक्त अंबिया की आयत है जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, और ज़रूर आपने इसके ऊपर रिसर्च की होगी। और सेकंड फेज, बिग बैंग के बाद कायनात में एटमी ज़रात के बादल छाए हुए थे। एक तरफ कायनात में मौजूद डार्क एनर्जी इसको फैला रही थी, और दूसरी तरफ ग्रेविटी, कशिश शकल, इसको मिला रही थी। इस कशमकश में कशिश शकल जीत गई। फिर कायनात में मौजूद अपने ज़रात के जरिए सितारे, सैयारे और कहकशाएं वजूद में आई। कुरान पाक ने इसको, इस दूसरे मरहले को यूं बयान किया, दैट इज डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक्सटेंड करती है, फैलाती है, एंड ग्रेविटी का काम होता है कि वो इकट्ठा करती है। तो ये प्रोसेस था, दिस इज द प्रोसेस। और इसमें कुरान पाक की आयत में इस तरह फरमाया है कि फिर हम आसमान की तरफ मुतवज्जा हुए और वो धुआं था। तो इसने आसमान और ज़मीन को हुक्म दिया कि वजूद में आ जाओ, खुशी से या नाखुशी से। ये सूरत फसिलात की आयत नंबर 11 है। फिर तीसरा जो मरहला था, उसके बारे में कायनात के तीसरे मरहले के मुतालिक साइंस कहती है कि डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर है जो मुसलसल एक दूसरे से 30 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से फैल रही है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से हमारी कायनात मुसलसल एक गुब्बारे की तरफ मानित फैल रही है। मिसाल के तौर पर, या गुब्बारे में चंद निशान लगाएं आप, और फिर इसको फैलाने की कोशिश करें। जब वो फूलेगा, जो निशान एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इतना तेजी से दूर जा रही है, और वो डार्ट्स दूर होते जाएंगे। यही कुछ हमारी कायनात के साथ हो रहा है। एक वक्त आएगा, यह गुब्बारा फट जाएगा और इस कायनात का अख्ताम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ को वक्त मुतय्यन पर मौत आनी है। तो ये जो थ्योरी है, इसके आप स्लाइड्स को पढ़ेंगे। इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, इंशाल्लाह फर्दर जब हमारे सेशन स्टार्ट होंगे तो एक एक चीज़ को अलग अलग हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप देखेंगे कि हम देखेंगे क्या। और एक और बात भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर धमाका होता है, इस धमाके के असरात भी वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ तक रेडिएशन, या उसको जिसको हम तापकारी शुआएं कहते हैं, फैल रही होती हैं, जिनका मुशाहिदा मखसूस आलात के ज़रिए से रेड रंग के साथ किया जा सकता है। तो फिर इस लिहाज से इस बड़े धमाके के बाद के तापकारी शुआएं इस वक्त भी मौजूद होनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। स्पेस में इन तापकारी शुआओं के असरात जगह जगह देखने को मिलते हैं, जो कि एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। जो ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स होगी, उसके अंदर जो रेड डॉट्स हैं, दैट इज तापकारी शुआएं, जिसको हम रेडिएशंस कहते हैं। इस नज़रिए को मजीद हकीकत बनाने के लिए यही बात ही काफ़ी है कि वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। इसके बाद कायनात के खात्मे के लिए भी एक ये यहाँ पर देखिए, जो रेड डॉट्स हैं, ये तापकारी शुआएं हैं, हमें इसके जरिए से महसूस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कायनात के खात्मे का भी साइंस ने एक अजीम तरीन नजरिया रख दिया, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग के मुकाबले में, दैट इज बिग क्रंच की थ्योरी कहते हैं। और जिसके नतीजे में हमारी कायनात एक खास हद तक फैलने के बाद दोबारा से लपेट जाएगी, और आखिरकार एक ऐसे नुक्ते में बंद हो जाएगी जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम बहसियत मुसलमान
उसको क़यामत का दिन कहते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया सूरह अल-अंबिया में, इस कायनात को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज को, स्क्रोल ऑफ राइटिंग्स जिस तरह लपेटते हैं ऐसे लपेट दिया जाएगा, फिर जिस तरह इसकी इब्तदा हुई थी इसी तरह इसको वापस कर देंगे। कुरान इसी कंसेप्ट को साइंस बिकरज का नाम देती है, और 1400 साल केवल पहले ये सब कुछ हुआ था। अब ये एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि फ्लैट यूनिवर्स हो तो किस तरह से होगी, क्लोज कैसे होती है, एंड द ओपन यूनिवर्स, व्हाट इज अबाउट ओपन यूनिवर्स। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, वी कैन एक्सप्लेन इट लेटर इन सेशंस। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपने इस आयत में नोट की होगी कि कागज की तरह लपेट देने की बात, ये बहुत गौरतलब है। कागज को तय कैसे लगाते हैं? तय ऐसी चीज की लगाई जाती है जो मुतवाजी होती है। पहले के साइंसदान ये नजरिया रखते थे कि कायनात बेज़वी या गोल है, मगर 20वीं सदी के आइंस्टाइन की थ्योरी, ये बात थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके बारे में आप जानते होंगे, उसने नजरिया पेश किया था कि हमारी कायनात मुतवाजी नहीं है, बल्कि एक मलमल के कपड़े की मानिंद है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इसके वजन की बदौलत जितना ज्यादा दबाव होगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मलमल के कपड़े में जितना डिप हो जाएगा, इसके मुतासरा हिस्सों तक दूसरे जो ऑब्जेक्ट इर्द गिर्द के होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी उसमें मौजूद होगी, यानी इस ग्रेविटी के फोर्स के एरिए में जो भी चीज आएगी इस ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर देगी। मिसाल के तौर पर हमारी जमीन अपने वजन और मैस की वजह से खिला में ज्यादा डिप है, जितनी डिप है इसके असरात चांद तक जाते हैं। तो यही वजह है कि चांद हमारी जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके गिर्द घूमने पर मजबूर है। बिल्कुल इसी तरह सूरज खिला में जो ये मलमल के कपड़े को देखें यहाँ पर, अब इसके जो दूसरे ऑब्जेक्ट इसमें डाले जाएंगे और इसकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगी इसके गिर्द घूमना शुरू कर देंगे। सूरज जितना खला में डिप है इसकी वजह से, इसका क्योंकि मैस ज्यादा है, इसकी वजह से कशिश शकल के असरात प्लूटो सियारे तक जाते हैं और इतने फासले तक सूरज की कशिश शकल रहती है। अब क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सूरज के गिर्द इसीलिए घूम रहे हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक प्लूटो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल गया, अब वो आजाद घूम रहा है। ठीक है, तो आपने ये आयात नंबर नोट किए, इनकी एक्सप्लेनेशन नोट की, और ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने इसके ऊपर रिसर्च खुद करनी है ताकि आपको आसानी हो। अब एक और जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है एक्टिविटी, इसको आप जरा आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, समझिएगा और अपने आप को इस जर्नी पर लेके जाइए। हम जमीन से ऊपर उठेंगे और ये आप जो तस्वीरें देखते जाएंगे इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ये तस्वीरें आप कहाँ से देख रहे हैं? इस वक्त अर्थ से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर अगर आप जाएं तो जमीन हमें इस तरह की नजर आती है, जमीन जो मंजर नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें नजर आएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये इंसानों का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्टेशन है, इसे आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा। जमीन से आने वाले जो भी रॉकेट्स हैं और स्पेस में जब वो जाते हैं तो उनको जो भी इमरजेंसी हो गई, फ्यूल की जरूरत हो, जो दूसरी चीजें जो भी प्रोवाइड करनी होती हैं ये उनको प्रोवाइड करता है। और हैरानी की बात यह है 27,580 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये जमीन के रोजाना 24 घंटे में 16 चक्कर मुकम्मल करता है दिस। और अब हम चांद पर, ये हम चांद पर पहुंच गए हैं। चांद से जमीन का नजारा इस तरह से नजर आता है। ठीक है, चांद की सरफेस को जब हम देखते हैं तो ये देखकर लगता है कि इसको एस्टेरॉइड्स, काफी ज्यादा इसने मार झेली हुई है एस्टेरॉइड्स की। और 14 अरब साल पहले हमारी जमीन से एक एस्टेरॉइड टकराया था चांद की जितना, जिससे हमारी जो जमीन का मलबा है वो आहिस्ता आहिस्ता जो फैल गया ग्रेविटी की वजह से, वो इकट्ठा होने लगा और चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों के निशान हैं जब वो 1969 में अपने साथी के साथ एक मिशन पे गए थे। और ये जो निशान है ये शायद हमारे खात्मे के बाद तक भी रहेंगे और शायद उससे भी बाद रहे, क्योंकि हम चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये ऐसे ही तरीके रहेंगे। और अभी तक हम यहाँ से मौजूद जो मिशन की तस्वीरें हैं हम महसूस करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 61 मिलियन किलोमीटर दूर एक खतरों से भरे प्लेनेट पर, जिसको हम कहते हैं विनस। करोड़ों साल पहले विनस पर पानी मौजूद था और ये देखने में हमारे प्लेनेट जमीन की मानद लगता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर मौजूद पानी भाप बन गया। और इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा है? इस वक्त यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब की बारिश हो रही है, जमीन पर आग है, लावा है और इस तरह की बहुत ज्यादा गर्मी है। सूरज की शुआएं आती तो हैं
लेकिन बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है 880 फ़ारेनहाइट यानी कि 471 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना ज़्यादा हॉट है ये। और अगर हमने अपने अर्थ की ख्याल ना किया तो फ्यूचर उसका भी यही हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम पहुंच गए हैं मरकरी पर। ये 77 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसके ऊपर भी दिन में दर्जा हरारत 400 डिग्री सेल्सियस होता है और रात को -170 डिग्री हो जाता है। और यहाँ से सूरज ऐसा दिखता है। अब इसका जो सबसे करीब तरीन सयारा मरकरी है, ये तो आप सब जानते होंगे। सूरज मरकरी से कैसा दिखता है, इस तरह का। और तमाम सोलर सिस्टम के इस सूरज की वजह से अपने ऑर्बिट्स हैं जो उसके गिर्द घूम रहे हैं और हमारी अर्थ और बाकी सारे सैयारे इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ये हमसे। और ये सितारा इतना बड़ा है कि इसमें न जाने कितने लाखों जमीनें समा सकती हैं। सूरज की जो ऊपर लपटें आप देख रहे हैं ना, तकरीबन 1,000 किलोमीटर ऊपर तक ये लपटें जाती हैं। आज तक कोई इसके नजदीक नहीं जा सका। हाँ, एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर दूंगी कि इस वक्त पार्कर सोलर प्रोब सूरज के बिल्कुल करीब जा चुका है और ये कब भेजा गया था, 12 अगस्त 2018 में। उससे पहले हम हीलियस 1 और हीलियस 2 सूरज की तरफ भेज चुके हैं। ये भेजे गए थे 1974 एंड देन 1976 और 10 साल तक ये कामयाबी से सूरज का चक्कर लगाते रहे थे। और उन्होंने जो हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आज तक जो हमारी इंफॉर्मेशन सोलर विंग की, कॉस्मिक वेव्स की और जो मैग्नेटिक फील्ड है सूरज की, जितनी इंफॉर्मेशन है ये हमें हीलियस 1 एंड हीलियस 2 ने दी थी, जो कि आखिरी हमें उनका जो पैगाम वसूल हुए थे 1986 और 1980 में वसूल हुए थे। अब हम पहुंच गए हैं मार्स पे। ये इसको रेड प्लैनेट कहते हैं और इस प्लैनेट से साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसकी मिट्टी लाल होती है और अगर दूसरे प्लैनेट पर जिंदगी की उम्मीद हो तो सबसे ज्यादा नाम जो आगे आता है इस मार्स का आता है। और बहुत ज्यादा सोच है कि हम यहाँ पर अपनी कम्युनिटीज बनाएंगे, मतलब इंसान। और इसी के ऊपर एक सबसे बड़ी चोटी है जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ी है, इसको कहते हैं ओलंपस मॉन्स। इसके आगे क्या है, इसके आगे है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट जिसमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, घूम रही हैं और इतनी बड़ी चट्टानें हैं जिसपे हम अपने शहर बना सकते हैं। ये तमाम एस्टेरॉइड्स मिलकर प्लैनेट भी बन सकते थे, लेकिन एक हमारे सोलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी पावर ने इसको रोक के रखा। उस पावर का नाम है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी जिसने इन एस्टेरॉइड्स को मर्ज नहीं होने दिया। सोलर सिस्टम इतना बड़ा है और ये देखें इसके ऊपर ये जो आप धब्बा देख रहे हैं, ये एक तूफान है जो पिछले कई हजार सालों से घूम रहा है। इस धब्बे के अंदर कई 3 से 4 अर्थ समा सकती हैं। और जुपिटर तमाम प्लैनेट्स को मिला भी लें तब भी हम जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर 65% ज्यादा बड़ा हो जाए तो जुपिटर एक तारे की तरह सूरज जितना हो जाएगा, उसके अपना सोलर सिस्टम विंग होगा। और ये देखें 1300 अर्थ जुपिटर में समा सकती है, इतनी बड़ा जुपिटर है। के बाद हम सैटर्न पे आ जाए। जुपिटर के बारे में एक और बात भी इम्पोर्टेंट है कि इसका ऊपर अगर हम जाए ना सतह पे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये गैसेस से भरा हुआ है, इसके अंदर हम धंसते ही चले जाएंगे। देन सैटर्न, सैटर्न सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लैनेट है। इसके शाही छल्लों की वजह से ये बहुत मशहूर है और उस पर लाखों किलोमीटर ऊपर तक ये चले जाते हैं। और इसके पास 62 चांद है जिसमें सबसे सैटर्न का चक्कर लगाते हैं। इसमें एक चांद है इसका टाइटन। ये एक मशहूर मशहूर चांद है, इसकी अपनी नदियां हैं, इसमें समंदर हैं और ये पानी के नहीं है, नेचुरल गैसेस के हैं। कई अरब साल बाद जब हमारा सूरज एक रेड जाइंट बन जाएगा तब इनहेबिटेबल जोन में होगा ये चांद, यानी कि रहने के काबिल होगा। अब बातों ही बातों में आप देखें हम कहाँ तक पहुंच गए। हमारी ये जमीन यहाँ इतनी सी महसूस हो रही है जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं। इसके आगे क्या है, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये मिलियंस बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से और इस वजह से इसको हम टेलीस्कोप के इजाद करने के बाद ही ढूंढ पाए थे। हम नेचुरल टेलीस्कोप से इसको नहीं देख पाते। आगे क्या है, आगे है क्यूपर बेल्ट। ये क्यूपर बेल्ट 20 गुना चौड़ी और 200 गुना बड़ी है उस पिछली वाली बेल्ट से। इसमें बहुत ज्यादा कॉमेट्स हैं, पत्थर हैं और हमारा जो प्लूटो है वो भी इसी के अंदर बर्फ से बना हुआ ये एक प्लेनेट है, ये भी इसी के अंदर मौजूद है। अब हम अपने इंटरस्टेलर में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप एक स्पेस क्राफ्ट देखते हैं।
यस, स्पेस क्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। इंसान की बनाई हुई ये ऐसी ऐसी मशीन है जो इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर गई है, 19 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। और अभी भी ये 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और हम इसी के जरिए से आगे मजीद और सफर करेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, सूरज की रोशनी आपको नजर आ रही है, इतना दूर हो गया सूरज हमसे। सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंचने में कम से कम 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लेती है, लेकिन यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंचने में 1 साल लग जाता है। और यहाँ पर दर्जनों बहुत सारे कॉमेट्स हैं जो ये वाजिया करते हैं कि अभी तक सूरज की ग्रेविटी खत्म नहीं हुई, और इससे आगे हमारे पास आउट क्लाउड है। इस आउट क्लाउड के बाद ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाती है। मजीद आगे हम इसको देखेंगे। ये सूरज, अब ये जो दूसरा सोलर सिस्टम, जिस तरह हमने अपने सेल सोलर सिस्टम की सैर किया, अब ये दूसरा सोलर सिस्टम है। इसको हम ये 4 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो आपको 4 साल लगेंगे इस प्लेनेट तक पहुंचने तक, इस सोलर सिस्टम पे पहुंचने तक। इसको हम कहते हैं अल्फा सेंटोरी, और इसके अंदर एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम कहते हैं प्रोमिक्सा स्टोरी। ये एक प्लेनेट है जो भी इनहेबिटेबल जोन में है, यानी कि ऐसा ही है जैसे हमारी जमीन है। तो यहाँ पर भी मुमकिन है कि एलियन लाइफ मौजूद हो। साइंटिस्ट, अगर हम इतनी स्पीड से यहाँ तक जा पाए, तो अगर हम पहुंच गए तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर एलियन लाइफ है कि नहीं है। और साइंटिस्ट को इस बात की उम्मीद है कि शायद यहाँ पर भी हैं, और उनके पास हमारे सिग्नल भी पहुंच गए हैं। ये आप क्या देख रहे हैं, ये एक सितारे के पैदा होने की चीज है। यहाँ पर नया सितारा पैदा हो रहा है, इसका नाम भी आप नोट कर लें। अब हम मजीद एक और सितारे तक पहुंचे हैं जो कि 20 लाइट ईयर के फासले पर है। ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे सूरज इसके अंदर तकरीबन 10 लाख सितारे समा सकते हैं। ये इसी सोलर सिस्टम का, इस सितारे का एक प्लेनेट है जो हमारी जमीन की तरह है। ये भी इनहेबिटेबल हो, ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कोई जिंदगी होगी शायद, क्योंकि ये हमारी अर्थ की तरह ही है बिल्कुल। ये देखिए, ये एक और सितारा है, बेटल्यूगस। ये भी सितारा इतना बड़ा है कि अगर हमारी सूरज से रिप्लेस करने की कोशिश करें तो ये हमारे जुपिटर तक सारे प्लैनेट्स को खा जाएगा, इतना बड़ा है। अब ये इसको देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत खूबसूरत है। अगर मैं आपको इसकी वीडियो दिखा सकती तो ये ऐसी जगह है जहां पर सितारे पैदा होते हैं, जहाँ पर स्टार्स पैदा होते हैं नए नए। इसके अंदर मैं आपको ले जाऊं तो ये देखें, इसके अंदर एक नया बिल्कुल न्यू बॉर्न स्टार है, नया सितारा पैदा हो रहा है। और ये देखें, ये नया सितारा पैदा होने की जगह है, यहाँ पर नए नए सितारे पैदा होते हैं। इसको कहते हैं नेबुला, दिस इज कॉल्ड नेबुला। और ये बहुत खूबसूरत सीनरी, और इसको देखकर आगे बढ़ने को दिल नहीं करता अगर आप इसकी वीडियो को लाइव देख रहे हो तो। ये नेबुलाज हैं डिफरेंट किस्म के, इसमें नए नए सितारे पैदा हो रहे हैं। इससे आगे अगर हम सफर करें, अच्छा, सितारे अगर पैदा होते हैं तो जाहिर है वो मरते भी होंगे। ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये सितारे के मरने का सीन है। एक सितारा, जैसे हमारा सूरज है, हमारा सूरज तकरीबन 5 अरब साल से चमक रहा है, और तकरीबन मजीद 4 से 5 अरब साल की चमकेगा, उसके बाद ये भी रेड ड्रॉप बन जाएगा, मर जाएगा। और ये जो आप क्लाउड्स देख रहे हैं, ये गैसेस के क्लाउड्स हैं जो सितारे के फटने की वजह से ये बन गए हैं। ये एक नया सितारा, नया नया बिल्कुल जो वाइट ड्रॉप बन गया। एक और ये खला की सबसे पुरस्कार चीज जिसको आप ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल की सबसे ज्यादा जो पुरस्कार चीज है कि हम खला में उसको देख नहीं सकते, और अगर जब उसे देखेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। और ब्लैक होल अपने मौजूद नजदीक हर चीज को खा जाता है, और उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको एक सीन दिखाऊंगी जिसमें ब्लैक होल एक सितारे को खा रहा होगा। ये देखें, ये ब्लैक होल एक बहुत बड़े हमारे सूरज से बहुत ही बड़े सितारे को ये लपेट कर खा के खत्म कर देता है, निकल जाता है बिल्कुल। अब किसी को नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, ये कहाँ से बना। कुछ assumptions हैं, जब हम ब्लैक होल को जिक्र करेंगे तो मैं आपको उसको बारे में बताऊंगी, लेकिन ये पूरे सितारे। ये एक और नेबुला है, ये हमारी जमीन से बहुत लाइट ईयर दूर फासले पर एक और नेबुला है। यहाँ पर नए नए बन रहे हैं, ये क्लाउड्स हैं, नेबुला के क्लाउड्स। न्यू न्यू क्लाउड्स होते हैं, उनके कॉमेट से और चीजों से बनते हैं। ये बहुत सारी लाइट्स हैं। अब ये छोटे छोटे जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, इसी तरह से हमारे जैसे सूरज है, एक सितारे हैं, इनके अपने सोलर सिस्टम है, इनके अपने पूरी मैकेनिज्म है। उसमें कितने सियारे हैं, कितने सितारे हैं, कितने चांद हैं, अल्लाह आलम बिस्सवाब। इसको हम फर्दर फर्दर स्टडी करते हैं तो इससे हमें अंदाजा होता है। अब इसको हम कितना स्टडी करते रहेंगे, हम ऐसा करते हैं कि अपने मिल्की वे तक पहुंचते हैं। मिल्की वे क्या है, हमारी गैलेक्सी है।
ये मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, और ये वो जगह है जहां पर हमारा सोलर सिस्टम है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। और हम देख भी कैसे सकते हैं, हम समंदर के अंदर एक तिनका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे जिस तरह से हमारी गैलेक्सी है, अदर गैलेक्सीज, बहुत सारी अदर गैलेक्सीज है, जैसे हबल टेलीस्कोप से ही हमने पिक्चर ली है, ये बहुत सारी गैलेक्सीज कायनात में तैर रही हैं। लॉट मोर गैलेक्सीज यू आर सीइंग दैट। आओ इस तरह से ये दूसरी गैलेक्सी जो हम अपनी नजदीक की, अब अपनी नजदीक की गैलेक्सी को हमने देखा, अब ये जो गैलेक्सीज मिलकर, छोटी छोटी गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं लोकल क्लस्टर। हमारा लोकल क्लस्टर भी इसी के अंदर है, इसमें हमारी गैलेक्सीज के अंदर हमारी भी गैलेक्सी है। और ये लोकल क्लस्टर, बहुत सारे छोटे छोटे लोकल क्लस्टर, यहाँ पर हर डॉट एक गैलेक्सी है, हर डॉट, इवन वन डॉट एक गैलेक्सी, और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, विर्गो सुपर क्लस्टर। अब ये अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त जिस तरह से आपने देखा था कि सितारे पैदा होते हैं, इस तरह से ये कहकशाएं गैलेक्सीज भी पैदा होती हैं, एक नई गैलेक्सी पैदा हो रही है। ये उसका अमल है, प्रोडक्शन का अमल। ये बिलियंस एंड बिलियंस ईयर तक जारी रहता है। इन सबको हम फर्दर स्टडी करेंगे अपने सेशन में। ये सुपर क्लस्टर्स, ये सुपर क्लस्टर का झुंड है, इसमें हर डॉट एक सुपर क्लस्टर है, जो आप देख कर आए हैं पीछे सुपर क्लस्टर। और ये क्या, यही हमारी कायनात है। वो जो सुपर क्लस्टर इकट्ठे होके एक झुंड बनाते हैं, उसको हम लेनिका कहते हैं। हमारा सुपर क्लस्टर के अंदर बड़ा क्लस्टर है, उसको हम लेनिका कहते हैं। और इस तरह के लेनिका, अब यहाँ पर डिफरेंट लेनिकाज मौजूद हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम अपने दिमाग का अगर एक्सरे करवाएं तो उसके न्यूरॉन्स नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या कह सकते हैं, एक्सरे है कायनात का। ये देखें, दिस इज द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये द यूनिवर्स जिसको हम अभी तक ऑब्जर्व कर पाए हैं, द एज। और वल्लाहु आलम, इस तरह की बहुत सी अदर यूनिवर्सेस मौजूद होंगे विद डिफरेंट लॉज ऑफ नेचर। जो हमारे लॉज ऑफ नेचर है, जरूरी नहीं है कि हमारी गैलेक्सी में या हमारे यूनिवर्स में जो लॉज हैं वही आगे हों। और भी बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी होंगी, ऐसी यूनिवर्सेस होंगी जिसको हम देख नहीं सकते, आप और मैं नहीं देख सकते, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। ये हमारा टोटल ऑब्जर्वेबल, और इसको हम कहते हैं मल्टीवर्स, जिसके बारे में अभी तक थोड़ा कर रहे हैं। इससे आगे क्या है, इसके बारे में आप और मैं कुछ नहीं जानते। लेकिन जो पीछे आपने देखा उसके बारे में अगर अब आपकी कोई क्वेश्चंस होंगे वो आप बताएंगे।